Hello and welcome back to Step by Step Study. So from today we'll start with topic number 5, which is correlation and regression. Okay, तो till topic 4 we have discussed statistical data या फिर series, चाहे individual series हो या grouped series हो. Then हमने उनके average के बारे में पढ़ा, dispersion के बारे में देखा, फिर coefficient of variation यूज़ किया एंड उससे हमने कंपैरिजन किया कि किस में डिस्पर्जन कौन सी सीरीज़ में ज़्यादा है. देन वी केम टू स्क्यूनेस कर्टोसिस, जिससे हमने सिमेट्री एंड पीक के बारे में स्टडी करा एंड सीरीज़ या डेटा को कंपेयर करा कि किस सीरीज़ में सिमेट्री ज़्यादा है या फिर विच वन इज़ मोर स्क्यूड. एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट कि विच वन इज़ मोर और लेस पीक्ड इन कंपैरिजन टू योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पर जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा दैट इज़ अबाउट फैक्ट कि सीरीज़ कुड बी म्यूचुअली रिलेटेड. कोई रिलेशनशिप हो सकता है उन सीरीज़ में. ओके, म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर और रिलेटेड टू ईच अदर और दे हैव रिलेशन विद ईच अदर. एंड इन रियल लाइफ दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ इनफैक्ट म्यूचुअली रिलेटेड या डिपेंडेंट हो भी सकती हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल लो, प्राइस ऑफ पेट्रोल and your demand for petrol. ओके, तो वी नो कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है देन आपकी डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीजेस. सिमिलरली कोई और भी अगर कमोडिटी या गुड है जिसका प्राइस इंक्रीज होगा तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हो. सो दे आर रिलेटेड कि एक अगर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है. ये उनमें रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. ओके, इसीलिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दो सीरीज़ या उनसे ज़्यादा सीरीज़ को अब हम साइमल्टेनियसली स्टडी करें. एंड टू हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप वी हैव अ टर्म और स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मेथड जिसे हम कहते हैं को रिलेशन. ओके, सो कोरिलेशन से वी मेजर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स. बट अगर अब हमें एस्टिमेट करना है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर x वैल्यू गिवन है तो दूसरे वेरिएबल लेट से y है जो x से रिलेटेड है या x पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देन हमें रिग्रेशनल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है. ओके, सो देयर इज़ अ वेरिएबल y जो डिपेंडेंट है x पे. अब इन दोनों का रिलेशन हमें पता है कि दे आर समवेयर समवॉट रिलेटेड. बट नाउ वी वांट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इफ़ वी हैव सम वैल्यू ऑफ x. रिलेशन तो पता है कि है, पर अगर हमें अब वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है या मेजर करना है या प्रेडिक्ट करना है y वैल्यूज़ को गिवन बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ऑफ x, देन वी यूज़ रिग्रेशन एनालिसिस. तो टॉपिक नंबर 5 दैट इज़ कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो आपको सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे दे विल बी स्कैटर डायग्राम, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइन, स्पीयरमैन's रैंक कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन. ऑल्दो सीक्वेंस हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा. हमारा सीक्वेंस होगा कि पहले हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके टेक्निक्स पढ़ेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन ये सब क्या होता है. देन वील कम टू रिग्रेशन एनालिसिस, चाहे वो सिंपल रिग्रेशन हो या फिर मल्टीपल रिग्रेशन हो. एंड एट द एंड जो टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम ये करेंगे. एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड में इसलिए करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. 2014 और 15 के क्वेश्चन पेपर में इधर से क्वेश्चन आया है, बट अदरवाइज इफ़ वी सी द प्रीवियस 4 ईयर्स दैट इज़ 19, 18, 17 वाले में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं दिखा. ओके, तो एक छोटा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ. स्कैटर डायग्राम क्या होता है? स्कैटर डायग्राम इज़ ग्राफिकल अप्रोच ऑफ कोरिलेशन बट इट टेल्स अस अबाउट ओनली द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. तो ग्राफिकल मेथड है पर हमें बस डायरेक्शन के बारे में बताता है. अब डायरेक्शन से तो काम चलेगा नहीं, सो वी नीड अ क्वांटिटेटिव मेथड टू मेजर कोरिलेशन. और वो क्वांटिटेटिव मेथड हमें कैसे मिलता है? सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एंड
द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। देन हम इसे सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं? सिंपल बिकॉज अगर दो वेरिएबल्स ही हैं स्टडी में तो हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन, दैट इज दो रिलेशन का ही हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स का ही, एक्स एंड वाई लेट्स से। तो ये होगा सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर वेरिएबल्स दो से ज़्यादा हैं, दैट इज 3 और मोर, देन दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, 3+ वेरिएबल्स के लिए। फिर हम आएंगे सिंपल रिग्रेशन लाइंस पे। अब रिग्रेशन हमें क्या बताता है? जिससे हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन लाइंस हमें क्या बताएंगी? फंक्शनल रिलेशन बताएंगी बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो सिंपल रिग्रेशन लाइंस में हम पढ़ेंगे फंक्शनल रिलेशन। अब जैसे सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल से कंसर्न्ड है, सिमिलरली सिंपल रिग्रेशन लाइन में भी दो वेरिएबल्स होंगे, लेट्स से एक्स एंड वाई, और उनके फंक्शनल रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यूजिंग द रिग्रेशन लाइंस। और वो दो वेरिएबल्स लेट्स से क्या हो सकते हैं? अगर हमें चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? वो इनकम पे। फिर हम आएंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से या तो दिल आस्क यू द फॉर्मूला डायरेक्टली और you'll have a numerical based on this। तो स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में क्या होगा? अगर कोरिलेशन, अभी तक हमने क्वांटिटेटिव डेटा देखा, अगर आपको कोरिलेशन देखनी है क्वालिटेटिव डेटा में, देन उसको हम मेजर कैसे करेंगे? यूजिंग योर स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब वो क्वालिटेटिव डेटा जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है, दैट इज इट कुड बी योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज़ सो एंड सो, मतलब जैसे मार्क्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 50 में से ही गॉट 30 मार्क्स, तो ऑनेस्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टी के लिए एट मैक्स हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव a scale of 1 to 10 and say that he is 8 on 10 in honesty। Similarly intelligence, ये सब हम qualities होती हैं ये सारी, and we measure their correlation using Spearman's rank correlation। फिर है measures of association of attributes। attributes कह लो या फिर characteristics कह लो या फिर your qualitative data कह लो, उनकी एक्सटेंट जब हम देखेंगे एसोसिएशन की, दैट विल बी यूजिंग मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट योर यूल्स कोएफिशिएंट। और इनफैक्ट इसी की एक एप्लीकेशन आपकी स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। फिर मल्टीपल रिग्रेशन पे आएंगे। मल्टीपल रिग्रेशन में दिस इज़ नाउ एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स की जगह 3 और मोर वेरिएबल्स होंगे। ओके, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, जो किस पे डिपेंडेंट होगा? योर वेरिएबल्स x, z या जो भी और वेरिएबल्स हैं उन पे ये डिपेंडेंट होगा। लेट्स से एक्सपेंडिचर, पहले हमने देखा था एग्जांपल इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर खाली इनकम पे ही डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली साइज। ओके, तो फैमिली साइज और इनकम का फंक्शनल रिलेशन देखेंगे हम ऑन योर एक्सपेंडिचर। देन विल कम टू मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मैंने बता दिया, इट इज़ व्हेन यू हैव 3 और मोर वेरिएबल्स। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन इज जब आपके पास 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स तो हैं, बट नाउ वी कंसिडर ओनली 2 वेरिएबल्स एंड द अदर वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा हो, देर इज़ अ स्टडी ऑन क्रॉप यील्ड्स, और हम कहते हैं कि क्रॉप यील्ड्स का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है रेनफॉल से। ठीक है, रेनफॉल से हमने रिलेशन तो देख लिया कि है, बट और भी तो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे लैंड टाइप और योर टेम्परेचर, उन सबको हम कांस्टेंट रख के आपका रिलेशन देखते हैं बिटवीन रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। और अगर ये भी समझ नहीं आता तो आप अगर डेटा ले रहे हो क्रॉप यील्ड्स पे और रेनफॉल पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपने खारिफ क्रॉप्स का डेटा लिया है
तो खारिफ क्रॉप्स के लिए रेनी सीजन इम्पॉर्टेंट होता है, और वी अज्यूम कि उस टाइम टेम्परेचर इज समवॉट कांस्टेंट, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रेनी सीजन। तो हम बस इफेक्ट देखते हैं रेनफॉल का ऑन द क्रॉप यील्ड्स। तो ये होता है पार्शियल कोरिलेशन। आपके पास वेरिएबल्स तो थे, पर आपने पार्शियली दो ही वेरिएबल्स का रिलेशन स्टडी किया, दैट इज योर पार्शियल कोरिलेशन। इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर 3 वेरिएबल्स। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन से। आई होप कि ये ओवरव्यू विल हेल्प यू इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक which helps us in analyzing the relation between two or more variables. So I just told you कि there are variables जिनमें mutual relationship होता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल फॉल या इंक्रीज हो रहा है, then that takes place with the fall or rise in the other variable, so we say कि वो mutually related हैं या फिर उनमें कोई relationship है। and now correlation is that technique और method जो हमें help करेगा in studying that mutual relationship. ओके, सो मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हमें पता है कि उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था ऑफ वेरिएबल्स प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड योर क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड ऑफ पेट्रोल। तो इन दोनों में रिलेशन है, हमें पता है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है देन दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते थे जो दोनों इंक्रीज हो रहे हों साथ में। सो यही रिलेशनशिप हमें अगर स्टडी करना है तो वील हैव टू टेक यूज ऑफ कोरिलेशन। नाउ कोरिलेशन विल जस्ट मेजर द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स with or without any cause and effect relation. This is an important phrase, with or without any cause and effect relationship. Cause and effect relationship क्या होता है? Cause and effect basically implies कि ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल में increase is caused by some decrease in other variable, caused by decrease, या फिर किसी वेरिएबल का इंक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन द अदर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन ने, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हुए इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड आपकी फॉल हुई। इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, वी एडमिट दैट, बट कॉज एंड इफेक्ट है ये वी कैन नॉट से विद सर्टिनिटी। बिकॉज हो सकता है आपकी क्वांटिटी डिमांड फॉल हुई बिकॉज आपके और एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्वांटिटी डिमांडेड आपकी फॉल हुई है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस। तो कोरिलेशन वो मेजर करेगा। अब हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर ना हो, विद सर्टेनिटी वी वोंट से कि अगर हम कोरिलेशन मेजर कर रहे हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को भी मेजर कर रहे हैं। ओके, और एक और पॉइंट क्या हो सकता है कि जो आपका ये कोरिलेशन आया है या फिर जो डिपेंडेंस आई है इन दोनों वेरिएबल्स में, वो किसी और की वजह से ना हो के डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट इट इज़ ड्यू टू इनडायरेक्ट फैक्टर। एंड दैट एग्जांपल कुड बी, अगर आपके पास यील्ड ऑफ राइस क्रॉप है एंड यील्ड ऑफ लेट्स से टी है, ओके, तो ये दोनों की यील्ड दैट इज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक राइस इज डिपेंडेंट ऑन टी और टी इज डिपेंडेंट ऑन राइस, ऐसा तो नहीं है कि राइस के इंक्रीज होने की वजह से आपकी टी की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, नहीं। ऑल्दो इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि ये दोनों इंक्रीज हो रहे हों एक किसी थर्ड इनडायरेक्ट फैक्टर या थर्ड कॉमन फैक्टर की वजह से, विच इज़ लेट्स से द गुड सॉइल ऑफ दैट एरिया। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोरिलेशन मेजर तो करेगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, बट
कोरिलेशन का प्रेजेंस शुड नॉट बी टेकन कि एज अ फैक्ट कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें कॉजल रिलेशनशिप भी है। तो कोरिलेशन हो सकता है हो, पर कॉजल रिलेशन हो सकता है हो या फिर ना हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। ओके, सो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर बात आती है कि कोरिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स किस बेसिस पे हैं? अगर आपका जो बेसिस है वो है डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल्स, तो कोरिलेशन को हम क्लासिफाई करते हैं एज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपके दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर एक फॉल हो रहा है द अदर विल फॉल एज वेल। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इफ वन ऑफ देम इज इंक्रीजिंग द अदर विल फॉल, और इफ वन ऑफ देम इज डिक्रीजिंग द अदर विल इंक्रीज। इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए हम कहते हैं ये नेगेटिव कोरिलेशन है। फिर नेक्स्ट आता है चेंज इन प्रोपोर्शन के बेसिस पे अगर आपने क्लासिफाई किया तो आपके पास लीनियर कोरिलेशन आता है एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन आता है। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? बेसिकली अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे कब कोई चीज़ लाई करती है? जब उनकी रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट रहती है, या फिर उसका जो स्लोप होता है m स्लोप होता है, जो क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा हुआ है। अगर ये कांस्टेंट रहता है मतलब प्रोपोर्शन उनका रेशो या प्रोपोर्शन उनका सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, देन वी से दे आर लीनियरली कोरिलेटेड। ऑन द अदर हैंड अगर उनका जो चेंज का रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, देन वी से कि कर्वी लीनियर कोरिलेशन है। फिर कमिंग टू द थर्ड बेसिस जिस पे कोरिलेशन को क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर हमारा क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी, देन कोरिलेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल कोरिलेशन, when we study correlation between two variables only, तो वो होगा सिंपल कोरिलेशन। फिर सेकंड आता है पार्शियल कोरिलेशन। अब हमारा कोरिलेशन दो वेरिएबल से ज़्यादा, दैट इज़ थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स के बीच में हम स्टडी करेंगे, बट स्टडी अभी भी हमारा x और y का ही रहेगा, दैट इज दो वेरिएबल्स का। बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। फिर मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी आर ईदर 3 और मोर। तो इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं टाइप्स को। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन में एंड नेगेटिव कोरिलेशन में। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। इफ वन ऑफ देम इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर एक इंक्रीज हो रहा है देन द अदर विल ऑल्सो इंक्रीज, और इफ वन ऑफ देम डिक्रीजेस द अदर विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अगर उनका मूवमेंट है तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है अगर योर आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज देन योर ग्रेड्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, या फिर इफ योर आवर्स ऑफ लेट्स से एक्सरसाइज या जॉगिंग इंक्रीज then your calories burnt will also increase। तो ये हुआ कि आपके जो वेरिएबल्स हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर आता है नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन द टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? डिमांड एंड प्राइजेस। अगर प्राइजेस इंक्रीज होंगे किसी कमोडिटी के, किसी गुड के, तो उसकी डिमांड फॉल होगी,
दैट इज़ ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, देयरफॉर इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। फिर सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन। चेंज इन प्रपोर्शन के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करते हो तो वो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कब होता है? व्हेन द टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रपोर्शन, दैट इज योर, अगर दो वेरिएबल्स x और y हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली कोरिलेटेड है। जैसे अगर आपका, अभी जो हम प्राइस और डिमांड का एग्जांपल देख रहे थे, अगर आपका प्राइस 20% इंक्रीज़ होता है तो आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है 10% से, और ये हमेशा के लिए है। तो वी से कि इनका जो रेशो है ऑफ चेंज दैट इज़ 2 एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, सो वी से कि सच वेरिएबल्स विल हैव लीनियर रिलेशनशिप। जब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं then the relation will be a straight line. Second is non-linear, when the two variables don't change in any constant proportion. अब constant proportion में अगर change नहीं होंगे, इनका slope same नहीं होगा, then this won't be a straight line relationship. For example, जो हम commodity देख रहे हैं, अगर इसका price 20% increase हुआ, then इसकी demand decrease हुई 10%. अगर 30% इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हुई 8% से ही। दैट इज़ हैपहैज़र्ड हो सकता है या फिर लीनियर रिलेशन उनका नहीं है। ओके, 30% देन 18% लेट्स से। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रपोर्शन नहीं है, 20/10 इज़ 2 एंड 30/18 इज़ योर 5/3। तो प्रपोर्शन उनका चेंज हो गया है, सेम प्रपोर्शन में उनका रिलेशन नहीं है, देयरफॉर वी से कि नॉन लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। देन कमिंग ऑन द थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी। अगर एक वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी दो वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट आता है सिंपल कोरिलेशन, दैट इज अगर वेरिएबल्स बस x और y हैं। देन वी हैव मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स इज डन साइमल्टेनियसली, दैट इज 3 और मोर देन 3। तो अब खाली x y नहीं होगा, x y z एंड सो ऑन। फिर आता है पार्शियल कोरिलेशन, व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड आउट ऑफ दीज the relation between only 2 variables is studied, treating the other variables as constant, then the correlation is partial correlation. and इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डेटा है ऑन रेनफॉल एंड यू आर सीइंग इट्स इफेक्ट ऑन द यील्ड या प्रोडक्शन, एंड हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, देन दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, बट हम स्टडी 2 वेरिएबल्स को कर रहे हैं, ट्रीटिंग द थर्ड वन एज कांस्टेंट। ओके, तो इन 3 बेसिस पे आपकी कोरिलेशन को हम क्लासिफाई करते हैं। देन कमिंग टू डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी नोन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज योर स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। इट कुड बी 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो जो स्ट्रेंथ को उनके रिलेशन की मेजर करेगा उस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज होगी, कैसे आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज होगा। फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है? व्हेन द 2 वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। दैट इज, अगर 2 वेरिएबल्स वेरी कर रहे हैं कांस्टेंट रेशो से इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव। दैट इज, अगर वो कांस्टेंट प्रपोर्शन से चेंज है इन द सेम डायरेक्शन, देन दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव। उस केस में आपकी r की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपका प्रोपोर्शनल चेंज
इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज होगा दोनों में सेम प्रोपोर्शन से, और वो फर्दर डिवाइड है परफेक्ट और नेगेटिव कोरिलेशन में, और इस केस में r इज इक्वल टू -1। फिर आते हैं कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, उनमें कोई भी रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही उन वेरिएबल्स में या उन सीरीज में, देन हम कहते हैं कि देयर इज लैक ऑफ एनी कोरिलेशन बिटवीन देम, और कोरिलेशन इज एब्सेंट बिटवीन दी वेरिएबल्स, और ऐसे केस में क्या होगा, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। देन थर्ड इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो आपकी कभी भी परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होती है, इट इज़ यूजुअली लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ऐसा नहीं है कि कोई वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम प्रपोर्शन में ही इंक्रीज हो रहा होगा, नहीं। परफेक्ट r इक्वल टू 1 या r इक्वल टू -1 नहीं होता है, उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ -1 से थोड़ा ज़्यादा या +1 से थोड़ा कम। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को फर्दर डिवाइड किया है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगी, व्हेन कोरिलेशन ऑफ द टू सीरीज इज क्लोज टू 1, इट इज कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और इसमें योर वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन 0.75 एंड 1, एंड अगर नेगेटिव है तो इट विल लाई बिटवीन -0.75 टू +1। फिर लो डिग्री कब होती है, व्हेन कोरिलेशन ऑफ एनी टू सीरीज इज वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू 0, दैट इज नाउ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल लाई बिटवीन 0 एंड 2.5, और अगर नेगेटिव है तो बिटवीन 0 एंड माइनस दिस इज 0.25, 0 एंड -0.25। फिर मॉडरेट कब होगा, व्हेन कोरिलेशन ऑफ द टू सीरीज इज नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, एंड उस केस में बिटवीन 0.25 एंड 0.75, सिमिलरली बिटवीन -0.75 एंड -0.25 इन केस ऑफ नेगेटिव। इसको मैंने एक टेबल में समराइज किया है, तो इधर देखो, डिग्री अगर परफेक्ट है और परफेक्ट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल टू +1, और परफेक्ट नेगेटिव है तो r इक्वल टू -1। फिर अगर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो r विल लाई बिटवीन, अगर पॉजिटिव हाई डिग्री है तो r विल लाई बिटवीन 0.75 एंड 1, और अगर हाई नेगेटिव है तो -0.75 एंड -1। देन अगर मॉडरेटली पॉजिटिव है तो बिटवीन 0.75 एंड 0.25, और अगर मॉडरेटली नेगेटिव है तो -0.25 से -0.75 के बीच में। फिर अगर लो पॉजिटिव है तो बिटवीन 0 एंड 0.25, और अगर लो नेगेटिव है देन बिटवीन 0 एंड -0.25, और अगर 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन है देन r इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें फॉर पॉजिटिव केस, तो दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 होगा अगर 0 कोरिलेशन है, फिर 0 से 0.25 अगर लो कोरिलेशन है, फिर 0.25 से 0.75 अगर मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0.75 से 1 के बीच में अगर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 1 कब, अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली नेगेटिव के केस में भी आप ऐसे ही उसको समराइज कर सकते हो। अब बात आती है कि हम कोरिलेशन को डिटरमाइन या फिर एस्टिमेट कैसे करते हैं। वी हैव 3 मेथड्स, स्कैटर डायग्राम जो कि ग्राफिकल अप्रोच है, देन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड जिसमें हम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को या फिर रैंक्स के अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्कैटर डायग्राम से। सो फर्स्ट मेथड जो हम कोरिलेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ योर स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट वे या फिर सिंपलेस्ट मेथड जो हम यूज़ करते हैं
अगर हमें कोरिलेशन को डिटेक्ट करना हो, एंड इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट मतलब जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों। सो कंसिडरिंग द टू वेरिएबल्स टू बी एक्स एंड वाई। तो पहले ये वाली फिगर देखो आप। स्कैटर डायग्राम में हम करते क्या हैं, हम x और y वैल्यू के पेयर्स को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपको ये डॉट दिख रहा है, दिस इज x1 कॉमा y1। सिमिलरली कोई और डॉट होगा वो x2 कॉमा y2। ऐसे करते करते हम सारे x और y के पेयर्स को प्लॉट करते हैं, एंड द डायग्राम सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। So, if the values of the variables of x and y are plotted along the x and y axis respectively, the diagram of the dots so obtained is known as your scatter diagram. Then, it is a graphical method of finding out correlation between the two variables, कि correlation present है या नहीं है, और अगर present है तो उसकी direction क्या है। Then we have कि अगर आपके पास अब स्कैटर डायग्राम आ गया तो बेसिकली अब हम एक आइडिया फॉर्म कर पाते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो कोरिलेटेड हैं या नहीं हैं। कोरिलेटेड कब होंगे, जब वो डेंसली वहाँ पे लोकेटेड होंगे। डेंसली लोकेटेड मतलब वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, आसपास लोकेटेड होंगे, और फिर हम देख सकते हैं कि कोरिलेशन उसके बाद किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं और इस लाइन के अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो हम कहेंगे सिंस ये पॉजिटिव लाइन है, दिस लाइन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाती है, और जो कंसंट्रेशन है वो है अपवर्ड की तरफ, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर जो आपके ये डॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, ठीक है, जैसा आप इसमें देख पा रहे होगे नो कोरिलेशन वाले डायग्राम में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, कोई भी ऐसी हम लाइन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, या हम ये नहीं कह पा रहे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगी या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप पहले ये देखो, ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो रेड लाइंस मैंने प्लॉट करी हैं, these are your best fit lines, ओके। और बेस्ट फिट लाइंस क्या होती हैं ये हम रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ेंगे। ये आपकी वही रिग्रेशन लाइंस हैं जो आई टोल्ड यू कि हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं फंक्शनल फॉर्म ऑफ द रिलेशन। तो एक एक करके पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को देखते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, जब आपकी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो पॉइंट्स का है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है, या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, और जब हम कोई बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करते हैं कि हाँ इसके आसपास ही आपके पॉइंट्स लोकेटेड हैं, तो वो होता है एग्जाम्पल हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का। इस केस में योर वैल्यू ऑफ आर इज़ ग्रेटर दैन 0, ओके, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है। जब हम लाइन प्लॉट करते हैं तो उसके आसपास जो कॉन्सेंट्रेशन है हम उससे देख पाते हैं कि ये जो लाइन आएगी वो नेगेटिव स्लोप की आएगी, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, एंड इन दिस केस आर इज़ लेस दैन 0। फिर नो कोरिलेशन या फिर ज़ीरो कोरिलेशन कब होगा, जब पॉइंट्स स्कैटर्ड होंगे सारी डायरेक्शन में, इन ऑल दी 4 डायरेक्शंस, इधर उधर आपके पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं और कोई पैटर्न नहीं है उसमें, दे लैक द पैटर्न, देन वी से कि देयर इज ज़ीरो कोरिलेशन और द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का केस भी देखा था। परफेक्ट पॉजिटिव केस कब होता है, जब आपके पॉइंट्स y इक्वल टू x लाइन पर आएंगे, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन दिस लाइन y इक्वल टू x, तो हम कहते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है when they are plotted in the shape of a straight line. Okay, so in this case we have r is equal to +1. फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा,
अभी भी ये स्ट्रेट लाइन पे होंगे, बट वो लाइन अब होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। स्ट्रेट लाइन में कौन सी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है आपको वैसे पता होना चाहिए। तो ये नेगेटिव स्लोप में x प्लस वाई इक्वल टू सी है, तो अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू c होती है, और अगर y की वैल्यू 0 है, x की c होती है, तो बेसिकली c इंटरसेप्ट्स हैं दोनों x और y एक्सिस पे। और कुछ भी नहीं याद रखना, तो जस्ट रिमेंबर कि दे आर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, और वो जो लाइन है उसकी स्लोप इट इज़ नेगेटिव, इट लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू सी। और यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव है क्योंकि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू -1। तो परफेक्ट पॉजिटिव में सारे पॉइंट्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पे लाई करेंगे, विच इज़ x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेंगे, तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा। अगर आपके पॉइंट्स इसके आसपास लाई करते, अब जैसा कि हमने लास्ट फिगर में देखा था, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, तो पॉइंट्स इसके आसपास हैं, नॉट ऑन दी लाइन एग्जैक्टली, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का तो एक सब केस क्या हो जाएगा फिर, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली परफेक्ट नेगेटिव में अगर पॉइंट्स इसी लाइन पे ना लाए करके आपके स्कैटर्ड हैं अराउंड दिस लाइन, देन विल हैव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका एक सब केस क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर कि स्कैटर डायग्राम से कैसे हमें डायरेक्शन पता चलती है ऑफ द कोरिलेशन। ऑल्दो हम इससे क्वांटिटेटिव हम इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कोरिलेशन कितना है, बट एटलीस्ट वील गेट अ डायरेक्शन। इसीलिए ये मेथड यूज़ होता है ऑफ द ग्राफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, एंड दैट इज़ योर स्कैटर डायग्राम। अब आते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। ओके, सो हमें स्कैटर डायग्राम से पता चला अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ देयर रिलेशनशिप। बट अगर अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वो हमें मिलती है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a quantitative method of measuring correlation which gives not just the direction जो कि हमें scatter diagram में मिल रही थी, but also the exact value of your correlation coefficient। और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट को हम आइडियल मेजर कहते हैं कोरिलेशन का, बिकॉज अभी हम देखेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन योर अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास अब इंडिविजुअल सीरीज़ है या फिर अनग्रुप डेटा है, तो हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ग्रुप्ड डेटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो विल जस्ट डिस्कस द इंडिविजुअल सीरीज़। ओके, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर से, इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिख रहा है आपको फॉर्मूला में, दैट इज़ बेसिकली योर डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला सेकंड फार्मूला जो बॉक्स में दिख रहा है उसको यूज़ करो, बिकॉज जब आप स्मॉल एक्स लेते हो तो कई बार इन द एग्ज़ाम यू डोंट हैव टाइम टू थिंक कि स्मॉल एक्स वहाँ पे क्या था, डेविएशन था या एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी, एंड यू टेंड टू कमिट द मिस्टेक। सो फॉर्मूला आप ये वाला याद करो जो बॉक्स में है, आर इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इससे आपको याद करने में भी ईजी रहेगा और आप एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक भी कमिट नहीं करोगे। ओके, तो above formula is applicable when the deviations are taken from your actual mean value, और actual mean क्या है, x बार एंड y बार। फिर अगर आपको assumed mean से आपके deviations लेनी है या फिर जिसे हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन dx इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे डी एक्स क्या है,
dx is basically your x minus a of x. a of x क्या है, जो हमने x वैल्यूज़ में से अज्यूम्ड मीन कंसिडर किया है, और dy क्या है, y माइनस a ऑफ y, और a ऑफ y क्या है, अज्यूम्ड मीन फ्रॉम द y वैल्यूज़. ओके, तो आप इसको भी याद कर सकते हो. ऑल्दो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, बिकॉज एग्ज़ाम में इंडिविजुअल सीरीज़ अगर देंगे भी तो आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. इन केस आपको कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे तभी आप ये वाला शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना, अदरवाइज दैट फार्मूला इज़ रिलेटिवली ईजी. नहीं तो आप इस फॉर्मूला को कब अप्लाई करोगे, अगर आपने जो मीन फाइंड आउट किया वो या तो फ्रैक्शंस में आ गया, या फिर कोई ऐसी वैल्यू आई कि आप डेविएशंस जब ले रहे हो तो डेविएशन के बाद आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज़ करना. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि इस फॉर्मूला को यूज़ मत करना. ओके, तो अभी मैंने आपको कहा था कि हम आइडियल मेजर बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. तो पहले आपको पता होना चाहिए कोवेरियंस होता क्या है. ये जो COV एक्स वाई लिखा है, दिस इज कोवेरियंस इन वेरिएबल्स x एंड y. तो कोवेरियंस होता क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर. हमें वेरिएंस बता रहा था, हमने जो वेरिएंस पढ़ा था इन टॉपिक नंबर 3. तो वेरिएंस हमें बताता था कि एक वेरिएबल का डिस्पर्जन क्या है, या फिर उसमें कितना वेरिएशन है, दैट इज़ वो कैसे वेरी कर रहा है. अब हमने वेरिएंस के साथ कोवेरिएंस ऐड किया है, तो कोवेरिएंस हमें क्या बताएगा, अब हमें बताएगा कि हाउ टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर. ओके, so co is added because we'll see how two variables vary together. So a large covariance can mean a strong relation between the variables. However, you cannot compare variances over data set with different scales. ओके, तो लार्ज कोवेरियंस कब आ सकता, लार्ज कोवेरियंस हमें बताएगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वेरिएबल्स में, बट इसका एक लिमिटेशन पता है क्या है. हमें अगर आप फॉर्मूला देखो, कोवेरियंस एक्स वाई इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. तो हमें दिख रहा है कि अगर ये x और y की वैल्यूज़ आर लार्ज तो कोवेरियंस की जो वैल्यू आएगी ऑन कैलकुलेटिंग वो भी लार्ज आएगी. तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास रिलेशन स्ट्रॉन्ग है. नहीं, दैट इज़ अ लिमिटेशन, कि उसका हमें एक मतलब मिलेगा कि x और y का रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो बस इसीलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है बिकॉज x और y की वैल्यूज़ लार्ज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, तो इसमें कोरिलेशन कम आएगा. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव योर x एंड y वैल्यूज़ एज 300 400 500 and here you'll have 900 1000 then 1100, तो इधर आपको दिख रहा है कि केस 2 में आपकी कोवेरियंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी. डज इट मीन कि योर कोरिलेशन या रिलेशनशिप इज़ स्ट्रॉन्ग? नो, इट इज़ जस्ट बिकॉज आपकी जो x और y की वैल्यूज़ हैं दे आर लार्ज वैल्यूज़. एक ये लिमिटेशन होता है, और दूसरा लिमिटेशन क्या होता है कि अगर आपके जो डेटा सेट्स हैं उनका स्केल डिफरेंट है तो उस केस में आप कोवेरियंस नहीं यूज़ कर सकते. उस केस में आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही यूज़ करना पड़ेगा. एंड वी नो हम कोएफिशिएंट से कंपैरिजन इजी कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम कोई और मेथड, एब्सोल्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो. ओके, सो यू कैन नॉट कंपेयर योर डेटा सेट्स विद डिफरेंट स्केल्स. फिर कोवेरियंस को आप इजीली कैलकुलेट कैसे कर सकते हो. फॉर्मूला पहला है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार. अब ये फॉर्मूला अगर आपको फर्स्ट वाला याद है तो सेकंड वाला आप
फाइंड आउट भी कर सकते हो बाय यूजिंग मैथ्स एंड लेट्स सी वो कैसे होगा। ओके तो ये ऑन द राइट कॉर्नर आप देखो एक बार, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। तो इस समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, देन माइनस एक्स वाई बार, देन माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार, यही आएगा अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, होल अपॉन n। तो समेशन, ये अगर ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो अब आपके पास आएगा समेशन एक्स वाई माइनस, हमें पता है y बार एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है मतलब वो कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा, और समेशन के बाहर हम कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, तो दिस विल बी y बार समेशन x। सिमिलरली x बार एक कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आएगा x बार समेशन y प्लस, अब ये x बार y बार दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो x बार y बार समेशन ऑफ योर 1 होल अपॉन n। तो इधर से आपके पास आ जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस वाई बार इन टू, ये समेशन एक्स अपॉन एन क्या हो जाएगा एक्स बार, माइनस एक्स बार इंटू समेशन वाई अपॉन एन क्या होगा वाई बार, प्लस एक्स बार वाई बार इंटू समेशन ऑफ 1, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई बार इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार वाई बार और माइनस एक्स बार वाई बार सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर से आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, जो कि आपको कोवेरियंस के फॉर्मूला में दिख भी रहा होगा। ओके तो कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस मेजर होता है जिससे हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स कैसे वेरी कर रहे हैं, बट ये यूज़ में नहीं आ पाता बिकॉज आपका जो स्केल्स हैं अगर डिफरेंट हैं देन यू कैन नॉट यूज़ इट, प्लस अगर आपके जो वेरिएबल्स की वैल्यू है दैट इज़ लार्ज, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला भी बढ़ जा, कोवेरियंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो उस शॉर्ट कमिंग को हम अगर ठीक करना चाहें, इसीलिए अब हम क्या करते हैं, हम कोवेरियंस को डिवाइड कर देते हैं सिग्मा एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से, और हमारे पास इससे आ जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देयरफॉर वी यूज कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स वेरिएबल की और वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेरिएबल की। एट टाइम्स एग्जाम में आपको कोवेरियंस की वैल्यू गिवन होगी, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई गिवन होगा, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर एग्जाम में आपसे कोवेरियंस भी फाइंड आउट करने को कह सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ द टू वेरिएबल्स इज। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला हमने देखे हैं हाउ विल यू अप्लाई देम। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स वैल्यूज गिवन है और वाई की वैल्यूज गिवन है। नाउ इसमें आप फॉर्मूला यूज़ कौन सा करोगे, पहले हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने सबसे पहले बताया था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो हमें डेविएशंस फाइंड आउट करनी होगी, डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करना होगा, या फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड आउट करना होगा, और उनको फिर उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, और उन सब का फिर सम लेंगे। तो बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है जिससे हमारे पास स्मॉल एक्स आ जाए। अब एक्स माइनस एक्स बार के लिए एक्स बार फाइंड आउट करना है विच इज़ समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। यहाँ से x का सम आ जाएगा इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 वैल्यूज़ हैं तो x बार कितना आ गया 6, तो 6 माइनस 6 विल बी 0, 2 माइनस 6 विल बी
-4, 10 -6 +4, 4 -6 -2, 8 -6 +2। अब इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर में समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, उसका भी अंडर रूट इनफैक्ट। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, -4 का स्क्वायर 16, देन 16, 4 एंड 4। सिमिलरली हम y माइनस वाई बार दैट इज स्मॉल y फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें y बार की वैल्यू चाहिए। तो y बार इज अगेन समेशन y अपॉन n। यहाँ से समेशन y विल इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। तो y बार यहाँ से हमारे पास 8 आ गया। अब 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 -3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 +1। अब इनको स्क्वायर करेंगे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, तो आपके पास 1 9 9 0 और 1 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए, दैट इज स्मॉल x इंटू स्मॉल y। तो स्मॉल y हमारे पास इधर है और स्मॉल x इधर है। तो 0 इंटू 1 इज 0, -4 इंटू 3 इज -12, 4 इंटू -3 इज -12, देन 0 और फिर 2। ओके, तो हमारे पास एक्स वाई भी आ गया। इनका सम करोगे तो ये आ जाएगा -26 अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर दैट इज समेशन स्मॉल x स्क्वायर। तो वो आ जाएगा 32 + 8 विच इज 40, देन अंडर रूट ऑफ y square small y square, तो दिस विल बी 10 + 10 20। तो इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 800 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली -0.91। ठीक है, तो हमने क्या किया, x बार फाइंड आउट किया, y बार फाइंड आउट किया, x और y में से डेविएशंस ली, डेविएशंस का स्क्वायर भी किया और उन डेविएशंस को मल्टीप्लाई भी किया फॉर आर फॉर्मूला। और अगर हम इसे स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में लिखें तो दिस विल बी समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। एंड एज इट इज़ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखना। दे कैन इवन आस्क यू अबाउट दिस फॉर्मूला कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस। आपके पास x और y वैल्यूज़ गिवन हैं और ये वैल्यूज़ मैंने जान करके ज़्यादा ली हैं x और y की, ताकि आप जब कैलकुलेशन करो तो यू कैन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा स्टेप डेविएशन हमारा शॉर्टकट मेथड। इनफैक्ट अब स्टेप डेविएशन मैंने कहा ही है, तो हम स्टेप डेविएशन में क्या करते थे, स्टेप डेविएशन में हम देखते थे कि d प्राइम इज इक्वल टू डी बाई सी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx और dy। तो सिमिलरली dx प्राइम क्या होगा, dx बाई सी, और dy प्राइम क्या होगा, dy बाई सी। कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होगा उसमें, पर द गुड थिंग इज़ कि जब आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे, पहली बात तो फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला इस केस में is your summation dx dy minus summation dx summation dy by n whole upon under root of summation dx square minus summation dx whole square by n into under root summation dy square माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर बाय एन। यही फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड में। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट दैट गुड थिंग। तो वो गुड थिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप एज इट इज़ डी एक्स को इस फॉर्मूला में डी एक्स प्राइम से रिप्लेस कर देना, कहीं भी आपको सी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं कि डी एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं 10,
20, 30, 40। तो हम डी एक्स प्राइम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, कॉमन फैक्टर 10 होगा, तो 1, 2, 3, 4। तो अब जैसे हम पहले देखते थे इन योर केसेस ऑफ मीन, तो हमने देखा था कि हमें सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था एट द एंड, बट दिस इज़ नॉट द केस हेयर। आप एज इट इज़ यहाँ पे डी एक्स प्राइम और डी वाई प्राइम करके समेशन डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम फाइंड आउट कर सकते हो और इधर लिख सकते हो। तो बेसिकली जस्ट सब्स्टिट्यूट डी एक्स की जगह डी एक्स प्राइम, डी वाई की जगह डी वाई प्राइम। ओके, फिर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है। dx क्या होता है, x माइनस सम अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ योर मीन। यहाँ पे हम 4 उसको अज्यूम कर लेते हैं, तो 1 माइनस 4 विल बी -3, 2 माइनस 4 इज़ -2, 3 माइनस 4 इज़ -1, 0, 1 एंड 2। फिर हमने dx का स्क्वायर निकाला विच इज़ 94101, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर dy क्या होगा, y माइनस अज्यूम्ड मीन, y वैल्यूज़ में से कोई मीन को अज्यूम करना है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट टू बी 28। तो 22 माइनस 28 माइनस 6, 24 माइनस 28 माइनस 4, देन -1, 0, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमें dx मिल गया, dy मिल गया, फिर dy का होल स्क्वायर आ जाएगा। और क्या चाहिए होता है हमें, dx इंटू डी वाई, बिकॉज हमें उसका सम करना होता है। तो dx इंटू डी वाई क्या होगा, दिस dx इंटू डी वाई। तो -3 इंटू -6 18, 2 इंटू -4 8, फिर 1, फिर 0, देन 4 एंड देन 10। ओके, तो अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। तो लास्ट कॉलम का सम करोगे, 18 प्लस 8 26, 27 31 प्लस 10 41, 41 माइनस, अब हमें क्या चाहिए, समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन। तो समेशन डी एक्स यहाँ से आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी -3 इज द समेशन ऑफ डी एक्स, और समेशन डी वाई यहाँ से आएगा -4 और +4 कैंसिल आउट होगा, एंड यूल हैव -8 प्लस ऑफ 5, तो -3 अगैन, तो सॉरी -7 प्लस ऑफ 5 -2, तो यहाँ से आ जाएगा -3 इंटू माइनस ऑफ 6, -3 इंटू माइनस ऑफ 2 इज प्लस ऑफ 6। अब डिवाइडेड बाय n, कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 6, न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 19, और समेशन डी वाई स्क्वायर यहाँ से सिमिलरली क्या आएगा, 94। तो 19 माइनस डी एक्स का सम उसका स्क्वायर, तो डी एक्स का सम क्या था, -3, उसका स्क्वायर कितना है, 9 अपॉन 6। फिर यहाँ से यूल हैव समेशन डी वाई स्क्वायर 94 माइनस समेशन डी वाई कितना था, -2, उसका स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 6। तो इधर से आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.98। और सिंस वी नो कि r की वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू 1, तो हम इसे क्या कहते थे, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। एक तो पॉजिटिव वैल्यू है और ऊपर से इट इज़ क्लोज टू 1, therefore it is highly positive correlation. The variables are highly positively correlated. Next question for your practice, x और y की values given है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। You can apply whichever formula you feel comfortable with. फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर लो, या फिर डेविएशंस वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, या स्टेप डेविएशन अगर वो यूज़ हो रहा हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। देन क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ सकते हैं, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे कि x और y की ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार गिवन है, y बार गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दैट इज समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर गिवन है, और सिमिलरली समेशन y माइनस y बार स्क्वायर गिवन है। ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन,
प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस दैट इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम इज इक्वल टू 122। फाइंड आउट क्या करना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता था, दैट वाज समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना गिवन है क्वेश्चन में, एज इट इज़ 122 गिवन है। फिर समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना गिवन है, 144, तो अंडर रूट लोगे 144 का। सिमिलरली यहाँ पे समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर गिवन है 225, तो उसका अंडर रूट, तो ये आएगा यहाँ से 122 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 विच इज़ 0.67 आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर आपको फॉर्मूला याद था तभी आप इसको अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, एज इट इज़ आपको वैल्यू गिवन है, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है मेथड बेस्ड ऑन योर एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा कैसे, x और y को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। तो दिस विल बी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर बाय n इंटू समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर बाय n। तो जैसा हमने डेविएशंस में देखा था कुछ इसी टाइप का है। तो अगर आप dx को x लिखो और dy को y, तो आप देखोगे समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx समेशन dy बाई n। सिमिलरली यहाँ पे समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर। तो ये उसी टाइप का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। और याद करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आएंगे। ओके, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैलकुलेट आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपके पास यहाँ पे समेशन x गिवन है, समेशन y गिवन है, देन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर गिवन है और एक्स वाई का सम गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। तो r हमें पता है इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई विच इज़ 540 माइनस समेशन x इंटू समेशन y 15 इंटू 150 डिवाइडेड बाय n कितना है 5, और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर जो कि हमें 55 गिवन है माइनस समेशन x विच इज़ 15 स्क्वायर अपॉन n विच इज़ 5 इंटू अंडर रूट समेशन y स्क्वायर इज़ 5500 माइनस समेशन y कितना है 150 उसका स्क्वायर अपॉन n, और n कितना है, n है 5। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 540 माइनस 450 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 1000। तो दिस विल बी 90 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर 4, तो वो हो जाएगा 100। तो दिस विल बी 0.9। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई एक्चुअल डेटा से 0.9। तो ये फॉर्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप का अगर डेटा गिवन होगा एग्जाम में तो आप उसको अप्लाई कर सको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों, बिकॉज कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे यूज़ होंगी जो आई नॉट टेल राइट नाउ। आप जब खुद इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट हाँ थोड़ा ट्रिकी है तो थोड़ा टाइम लगेगा इन थिंकिंग। एक चीज़ बता देता हूँ, ये समेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा समेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और हमें पता है समेशन को अगर हम ओपन करेंगे ये क्या आएगा समेशन एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है तो वो समेशन के बाहर आएगा 2 समेशन एक्स वाई प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर।
ये आपको यूज़ आएगा, इसलिए मैंने आपको इसको ओपन करके दिखा दिया है। और आंसर क्या आएगा इसका, -0.681। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू सीरीज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन। फिर ये क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जिसे वेरिएंस ऑफ एक्स जिसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते थे। सिमिलरली ये क्या है, वेरिएंस ऑफ योर वेरिएबल वाई, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर वाई बोलते थे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोटेशन जो हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस कितना गिवन है, 15। सिग्मा एक्स कितना गिवन है, सिग्मा स्क्वायर एक्स 36 है, तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 6 इंटू सिग्मा स्क्वायर वाई 25 है, तो सिग्मा वाई हो जाएगा 5। तो 15/30 विच इज़ 1/2 विच इज़ 0.5 इज़ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। इसमें आपको दोनों कोवेरियंस और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने हैं। एज आई सेड, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको कोवेरियंस फाइंड आउट करनी है और फिर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड आउट करना हो। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। कोवेरियंस का फॉर्मूला भी पता है आपको, एंड उसके बाद कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है। यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई once you have found out your covariance of x and y. Now coming to the properties of correlation coefficient. सबसे पहली property या these are the points to note. The first property is कि coefficient of correlation lies between -1 and +1. Both are inclusive. -1 कब होता है, जब perfect negative correlation होती है, as I told you earlier also. और पॉजिटिव 1 कब होता है, जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। ओके, तो परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव, दैट इज -1 से +1 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई करता है। ओके, आई मिस्ड वन पॉइंट व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वहाँ पे हमें वी शुड हैव नोटेड कि मैंने आपको ये बताया था कि कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल से concerned है। okay, but now what I forgot was कि the two variables are linearly related. that is, linear relation का क्या मतलब होता है, अगर आप उनको प्लॉट करोगे स्कैटर डायग्राम पे तो you'll have a straight line, ठीक है। और since they are linearly related, तो अगर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आएगी, that means there is no linear relation. बाकी देयर कुड बी एनी अदर नॉन लीनियर रिलेशन, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब्स हो सकते हैं, बट देयर इज नो लीनियर रिलेशन, देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो वेरिएबल्स को, और ओरिजिन का चेंज क्या होता है, जब आप उन वेरिएबल्स में कुछ ऐड करते हो, कोई कांस्टेंट या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो। इसमें पॉइंट टू नोटिस, although the theorem says कि the correlation coefficient is independent of change of scale and origin, क्वेश्चन आएगा तो भी आप यही टिक करोगे कि it is independent of change of scale and origin, बट इसमें पॉइंट ये होता है कि जो आपके स्केल हैं जिससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, दे मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव हो या फिर, सिंस हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, बोथ मस्ट बी नेगेटिव। ओके, तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन रहता है। अदरवाइज लेट मी टेल यू, अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर आपने अब दो वेरिएबल्स लिए हैं, let me take those variables as x prime and y prime. x prime क्या है, आपने x को मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट से, that is a,
और उसमें ऐड किया एक कांस्टेंट b, तो आपने x का ओरिजिन चेंज किया b से और स्केल चेंज किया यूजिंग a। सिमिलरली y को आपने मल्टीप्लाई किया c से तो उसका स्केल चेंज कर दिया, प्लस उसमें d ऐड किया तो उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। तो न्यू वेरिएबल्स हमारे पास हुए r x प्राइम एंड एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। तो आर एक्स प्राइम वाई प्राइम क्या आएगा यहाँ से, दैट विल इक्वल टू, ये तो बोल रहे कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इक्वल टू आर एक्स वाई, बट अब हम लेंगे a इंटू सी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ a इंटू सी। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जो कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों पॉजिटिव ही हैं स्केल में, तो आपके पास ये आर एक्स प्राइम वाई प्राइम आ जाएगा आर एक्स वाई के, तो कोई स्केल और ओरिजिन का इस पे इफेक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज अगर आपको दिखे कि ए और सी में से कोई नेगेटिव है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट। सो नेक्स्ट इज इट इज अ प्योर नंबर। अब प्योर नंबर का क्या मतलब होता है, हमें पता है कोएफिशिएंट है तो इट विल बी यूनिट लेस। हमने काफ़ी बार बात करी कि रेनफॉल और क्रॉप की यील्ड्स में कोई रिलेशन है। अब हमें पता है कि रेनफॉल को हम इंचेस या फिर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, इंचेस और सेंटीमीटर, और जो आपका यील्ड्स होता है उसका यूनिट होता है समटाइम्स इन क्विंटल्स। तो दोनों के इधर यूनिट्स डिफरेंट हैं, स्टिल हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उनमें, because we know कि it will give us a pure number, it will be unitless, it is independent of unit of measurement। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेट्रिक होता है, आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स। सिमेट्रिक इन द सेंस एक्स और वाई का जो कोरिलेशन है वही वाई और एक्स का कोरिलेशन होगा। either if we compute the value of correlation between x and y or between y and x, the correlation coefficient we get as the answer will be same। जो आपके पास फॉर्मूला है आर एक्स वाई, लेट से इसका फॉर्मूला हमारे पास था समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर आप x माइनस एक्स बार को राइट साइड ले जाओ और y माइनस वाई बार को इधर ले जाओ, दैट इज उन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज सिमेट्रिक। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड with your correlation coefficient are equal to 0 but the converse may not be true। दैट इज अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनमें आप कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता था, लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस द c टाइम्स ऑफ x, ठीक है, ये रिलेशन है आपके पास। और हम कहते थे कि यहाँ पे जो आपका x वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, मतलब दीज आर योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर ऐसी कोई रिलेशन, ये रिलेशन या फिर कोई भी टाइप की रिलेशन, आप क्यूबिक स्क्वायर कुछ भी क्वाड्रेटिक रिलेशन कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, दोनों वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हम कहेंगे द वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, उस केस में r 0 आएगा। बट अगर आपके पास r 0 आ रहा है देन दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं। सॉरी, अगर r0 आ रहा है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। इसका एक एग्जांपल मैं अलग से एक लेक्चर में दे दूंगा, आई अपलोड। ऑल द 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है बट वैसे इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो गई है, सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट, तो इसका एग्जांपल देख लेना। अदरवाइज बस ये याद रखना कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो r इज 0, अगर r 0 है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट इज इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी अगेन मैं रिपीट करा दूंगा। देन वी हैव स्टैंडर्ड एरर ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एनी ऑफ द स्टैटिस्टिक इज कि आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल, ठीक है। तो हमने अभी तक जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया वो फाइंड आउट किया है सैंपल से।
ठीक है। अगर अब आप वही कोएफिशिएंट को से देखना चाहते हो कि वो कोएफिशिएंट आपके एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू मतलब पॉपुलेशन का अगर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उससे कितना वेरी करता, इसीलिए हम स्टैंडर्ड एरर यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 1 - r² अपॉन अंडर रूट ऑफ n। तो ये बताता है कि आपकी ये वैल्यू जो सैंपल से हमने ली है एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम पॉपुलेशन से कितनी वेरी कर रही है। बाकी स्टैंडर्ड एरर हम टॉपिक नंबर 8 या 9 में दोबारा देखेंगे, पर वहाँ पे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड एरर याद करने के हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे पुटअप किया ताकि अभी से आप याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा। जैसे स्टैंडर्ड एरर होता है वैसे ही प्रोबेबल एरर भी एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोबेबल एरर हमें बताता है कि आपका कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने फाइंड आउट किया है उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, वो कितना रिलायबल है। उसका फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू इंटू ये है स्टैंडर्ड एरर, दैट इज 0.645 इंटू 1 - r² अपॉन अंडर रूट ऑफ n। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर हमें क्या बताएगा, इट विल हेल्प अस टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बाकी ये अपर और लोअर लिमिट्स यूज करने में, फाइंड आउट करने में भी काम आते हैं। वो सब हम जब देखेंगे जब हम क्लास इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट करेंगे इन द कमिंग टॉपिक्स। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लेना कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और प्रोबेबल एरर क्या होता है ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो कुछ ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे आया हुआ है। देन इंडिपेंडेंस का भी आता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। कई बार क्वेश्चन ये ना आके कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये आ जाता है कि आपने चेंज किया है स्केल और ओरिजिन। तो अगर स्केल पॉजिटिवली चेंज हुए हैं, दोनों पॉजिटिव चेंजेस हैं, देन इट डज नॉट मैटर, यू विल राइट अवे टेल कि आपका जो अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा दैट इज सेम। बट जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ये इसको आप ध्यान में रखना। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आई टेल यू दिस अगेन। फिर सिमेट्रिक प्योर नंबर होता है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो r0 होगा, पर r0 है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ही। फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट। सो आई थिंक लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रहता है विच इज आपका r², और रहता है हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड देन विल कम टू सिंपल रिग्रेशन। Okay, so I hope the lecture was useful, and if you find the content informative then share with others, and do subscribe to the channel if you have not, and yeah, like the video. Thank you so much, have a great day ahead.